नमस्कार। प्रारूप पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस समय भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ यानी भारत में अलगाववादी ताकतें जो भी रही हैं, अगर भारत में रही हैं तो उनका इलाज कर रहा है और अगर भारत के बाहर कहीं से वो ऑपरेट कर रही हैं तो अब उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और चर्चा में आने वाला रहने वाला इन दिनों उदाहरण है कनाडा का। और वहां क्या चल रहा है आप सब समाचारों से परिचित हैं। लेकिन एक और देश है, एक और बाहर की जगह है जहां से भारत में हमेशा ही अलगाववादियों को जगह दी गई है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर हम केवल 2023 के कैलेंडर को ही बांच लें तो हमें पता लग जाता है कि भारत किस तरीके से विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। बहरहाल आज की दो खबरें हम आपको बताएंगे और उसके जरिए जरा शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के अपने अतिथि बाबा रामदास जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हो भक्तों की जय हो। जय श्री राम। जी बाबा जी, आपको दो खबरें मैं बताऊंगा जो ट्विटर पर घूम रही हैं और अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि किसी मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, किसी एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन पुष्टि 24-48 घंटे बाद हो जाती है। पहली खबर ये तैर रही है कि टॉप हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट जियाउर रहमान, इनको जो है कराची में दो अज्ञात हमलावर बंदूकधारी आए और निपटा के चल दिए। इसी के साथ एक और खबर है, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लाडले यानी उनके पुत्र, उनके लड़के कमालुद्दीन, वो 26 सितंबर को लास्ट देखे गए थे पेशावर में, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उनका क्या हुआ वो भी आएगा। सबसे पहले इन दो घटनाओं पर, इन दो खबरों पर आपका रिएक्शन, फिर मैं आपको ले चलूंगा 2023 के शुरुआती महीने से अब तक के कैलेंडर पर कि पाकिस्तान में किस तरीके से भारत के जो मोस्ट वांटेड हैं या भारत के दुश्मन हैं उनको निपटाया गया। इन दो समाचारों पर जरा अपना रिएक्शन दें। अवनीश भाई, आपने स्पोर्ट्स में फिक्सिंग तो सुना होगा ना। पैसा लेके जो है खिलाड़ी खरीद लिए जाते हैं, टीम की टीम खरीद ली जाती है। हाँ, कई बार तो बोर्ड ही खरीद लिया जाता है पूरा, जिसके बाद पैसा वो खरीद लेता है। हमारे यहाँ ना कुश्ती में भी बहुत फिक्सिंग चलती है। हमारे यहाँ क्या है कि वैसे हमारे यहाँ तो कोई मान लीजिए बड़ा मेडल आ जाए, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, तो सरकार 2-4-5 करोड़ रुपया कैश प्राइज दे देती है, विभाग दे देता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे देता है, स्पॉन्सर दे देते हैं, समाज गांव में जो है बड़ा सम्मान हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख की पगड़ी पहना देते हैं लोग। तो एक मेडल जो है 10-20 करोड़ रुपए में पड़ता है एक खिलाड़ी को। इसी दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां ओलंपिक मेडल लाने पर 5 रुपया भी सरकार इनाम नहीं देती, यह समाज नहीं देता। ये रूस से अलग हुए जितने देश हैं, या इवन रूस है, और ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जहां 5 रुपया भी नहीं मिलता ओलंपिक मेडल लाने पे। थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाए किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, वो अलग बात है। तो हमारे खिलाड़ी जो है ना, नोटों के सूटकेस लेके जाते हैं और बाकायदा कुश्तियां खरीद ली जाती हैं। जैसे अब सेमीफाइनल में अगर कोई मान लीजिए रशियन कंट्रीज, जो रशियन ब्लॉक से जो अलग हुए कंट्रीज है ना, उनका कोई खिलाड़ी मिल जाए तो उसको 1-1 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया दे के कुश्ती ले ली जाती है। ऐसा खूब होता है। पर जापान से अगर कुश्ती फंस गई तो जापानी नहीं बिकता है, ईरान वाला नहीं बिकता है, समझ रहे हैं ना। बिकता कौन है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, है ना, जॉर्जिया, या इस टाइप के जो गरीब देश हैं, इनका खिलाड़ी 10, 20, 30 लाख रुपए में बिक जाता है। तो एक तो सर खरीदार में दम चाहिए, और दूसरा सामने वाला की औकात कितनी है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो सर ये एक हफ्ते में 2-2 ठो टपक जा रहे हैं और अज्ञात हमलावर आके टपका जा रहे हैं। ये जितने लोग भी आप बता रहे हैं ना, ये सब तो आईएसआई की सरपरस्ती में ना अमेरिका, पाकिस्तान में रहते हैं। आईएसआई इनको संरक्षण देती है सर, सेफ हाउसेस प्रोवाइड कराती है, सरकार प्रोवाइड कराती है, आर्मी के संरक्षण में रहते हैं। ये अचानक काहे टपकने लग गया है सर? कोई ऐसा आदमी है जिसने बाकायदा आईएसआई में, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान सरकार में कुछ लोगों को सूटकेस दिया है
और ये आप पाकिस्तानी चैनल्स को देखिए ना, वो सब तो खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है इस समय जिसको बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। वो तो कहते हैं कि पीओ के लिए कोई युद्ध नहीं होगा। आप आरजू काजमी का प्रोग्राम सुनिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो सरेआम सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान से कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक लॉबी को खरीद लीजिए। पॉलिटिशियन है, थोड़ा महंगा बिकेगा, आर्मी वाला है वो थोड़ा सस्ता बिक जाएगा, किसी एक जर्नल को खरीद लीजिए फौज के, वो और सस्ता बिक जाएगा, उसको लंदन में एक फ्लैट दे दीजिए, चाहे जो मर्जी उससे ले लीजिए। तो इनकी ये जिनके आप जियाउर रहमान और का नाम कौन है उसका, हाफिज सईद का लड़का कमालुद्दीन, इन सब की औकात क्या है? कोई आईएसआई वाला बेच दिया होगा। और अपने तो सर इस वक्त इंडिया के पास पैसा तो है, ये है। और एक बात बताइए ना यार, बाजार में 60-70 रुपया किलो बढ़िया भैंस का दूध मिल रहा है तो काहे भैंस पालने जाते हो? जो चीज बाजार में उपलब्ध है, जो चीज बिकाऊ है, उसको खरीद लेना कितना आसान है, क्यों? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो सर ये तो पाकिस्तान वाले तो खुद ही चिल्ला रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक एक करके इनको बेच रही है। ये जितने लोग टपकाए जा रहे हैं सर, कल तक ये लोग बाकायदा आईएसआई के पहरे में थे, सुरक्षा में थे। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जैसे कहा ना, आपने कहा कि बाकायदे आप जो कह रहे हैं कि इनको जो है खरीदा धीरे धीरे सप्लाई हो रही है, तो मैंने दर्शकों से ये कहा था कि मैं एक टाइमलाइन बांचूंगा और जरा इस साल का 2023 का कैलेंडर बांच लेते हैं। तारीख 20 फरवरी, नाम प्रोडक्ट का जो सप्लाई किया गया बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज। इसका जो है पाकिस्तान में वही फिर अज्ञात हमलावर ने गोली मार के हत्या कर दी। लॉन्चिंग कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। 2 तारीख 2 दिन बाद यानी 22 फरवरी 2023, प्रोडक्ट सुनिए, एजाज अहमद अहंगार। ये 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में फिर वही 2 अज्ञाताएं ठोक के चल दिए। तो ये सिलसिला जो आगे चल रहा है, मैं 1 मिनट फिर आप देखें जरा, 26 फरवरी यानी 4 दिन के बाद सैयद खालिद रजा, ये जो है भूतपूर्व कमांडर थे खालिद रजा अलबद्र के, और ये कराची में इनको फिर वही 2 अनआइडेंटिफाइड गनमैन आते हैं, मार के चल देते हैं। अब आते हैं मार्च, 1 महीने में 3 सप्लाई। मार्च में आइए, मार्च 2023, सैयद नूर पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में फिर वही अज्ञात हमलावर और मार के किनारे कर दिया। इस बीच लगातार जो सबसे लेटेस्ट हुआ था वो रावलकोट में मोहम्मद रियाज की मस्जिद के अंदर हत्या कर दी गई। तो ये जो लगातार एक लंबी फेहरिस्त है, तो क्या ये माना जाए कि भारत ने अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को न्योता दिया है, या चक्कर क्या है? ये मतलब इतना बिजी कैलेंडर क्यों है सप्लाईज की, और वो भी भारत के दुश्मनों की सप्लाई हो रही है, उनके डेड बॉडीज की सप्लाई हो रही है। सर होम डिलीवरी हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, बाकायदा होम डिलीवरी है सर। खरीदने नहीं जाना पड़ रहा है दुकान पे, लोग पहुंचा जा रहे हैं। हेलो, हाँ है, फलाने कितना में मिली है हो सर, इतना रुपया सर, अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं, फलाने को जरा डिलीवर कर दो, फलाने डिलीवर हो गए। सर यहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि एकदम दहशत का माहौल है। अगर आप ये, अच्छा ये सिर्फ ये कश्मीरी टेररिस्ट नहीं होम डिलीवरी पे मिल रहे हैं। मैं अभी खालिस्तान चैप्टर बाद में खोलूंगा। मैं पहले हिस्से में, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम जरा खालिस्तानी चैप्टर को किनारे रखते हैं। अभी ये पाकिस्तान से जो सप्लाई हो रही, क्योंकि ये समझने के साथ ही हम समझ पाएंगे कि कहाँ ट्रूडो साहब जो है वो फंस गए। जी वापस आइए जरा, पहले पाकिस्तान को खत्म करते हैं। जी सर, पाकिस्तान में आपको अगर दाऊद इब्राहिम के जमाने से याद हो तो दाऊद को पाकिस्तान में आईएसआई ने शरण दी थी।
लोग बताया गया उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई गई, चेहरा बदल दिया, दुनिया भर के कयास लगते थे। अब उसमें सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता। और डेजिग्नेटेड सेफ हाउसेस में उसको हमेशा पुलिस अपना आईएसआई की आर्मी की प्रोटेक्शन में उसे रखा गया, क्योंकि ही वाज द मोस्ट प्राइज्ड। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद लोग बोलते हैं कि अच्छा सर होता क्या है कि ऐसे लोगों की जब उपयोगिता समाप्त हो जाती है ना, एक बात और बताऊं, बात यह कि डील, पर्दे के पीछे जो डील हुई है इन तत्वों के लिए, उसमें जरूरी नहीं है कि यहां से कोई डील होगी तब निपटाया जाएगा। हो सकता है आईएसआई खुद ही इनको निपटा रही हो, क्योंकि यहां से डील हुई है कि देखो भैया हम अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे। हेलो, हाँ फलाने, अच्छा जी, 2 अज्ञात हमलावर हो सकता है वो आईएसआई नहीं भेजे हो, पाकिस्तान आर्मी ने भेजे हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भेजे हो, इन सबको निपटा खत्म करो। क्यों? क्योंकि अब इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। सर देखिए, कश्मीर का जो इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, ये सब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए अब लायबिलिटी बन चुके हैं। और एक चीज और बताऊं आपको, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। और पाकिस्तान में जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट वो जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है, जो उससे सबसे पहले पाकिस्तान को बाहर आना होगा। और पाकिस्तान हमेशा एक आरोप लगाता है कि हिंदुस्तान हमें जो है, इंडिया हमें, भारत हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में की ओर धकेलना चाहता है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आए, जिससे कि हमारे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग, आईएमएफ के लोन ये सब मिलते रहे। तो सर अब बात यह है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या सौदा किया है, क्या समझाया है वहां की सरकार को, वहां की सेना को, कि भैया तुम्हारे, अच्छा ये तो मानना पड़ेगा, अभी मैं पीछे एक लेख पढ़ रहा था कि जब तक यूपीए की सरकार थी, पाकिस्तान का काम ठीक ठाक चल रहा था, हर तरफ से उसको एड मिल रही थी, चाहे उधार के सिंदूर से ही था, पर सुहागन तो था ना। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, पाकिस्तान की हालत खराब होती गई और आज तो ये दशा है कि एकदम वेनेजुएला बनने के कगार पे है। तो आखिर जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए था हमारे देश में, भारत में, तो कहां से ऐसी कौन सी संजीवनी कांग्रेस पाकिस्तान को मिलती थी जो अब नहीं मिल रही है? ऐसी कौन सी सप्लाई लाइन है, ऐसी कौन सी ऑक्सीजन की पाइपलाइन है जो मोदी जी ने पाकिस्तान की रोक रखी है? और पिछले 10 सालों में पाकिस्तान बहुत तेजी से नीचे गया है। क्यों? और आज देखिए सर, हिंदुस्तान किसी भी बड़ी से बड़ी सुपर पावर से नेगोशिएट करने की, बातचीत करने की और अपने टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में। और यह तो आपको मानना पड़ेगा कि विदेश नीति और कूटनीति के मामले में भारत का जवाब नहीं है। और मैं एक बात और बताऊं आपको, देखिए मैं आई नो मिस्टर डोभाल, जब यूपीए सरकार थी ना, मैं मिस्टर डोभाल को पर्सनली तब से जानता हूं जब ये रिटायर हुए थे, और जब इनको यूपीए सरकार में, यूपीए 2 में मनमोहन सिंह सरकार ने बिल्कुल घास नहीं डाली थी और ये रिटायर हो चुके थे, तब इन्होंने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी थी। और उसमें बहुत सारी अंदर की डिटेल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूं, पर 2012 में ये मोदी जी के संपर्क में आ चुके थे। और इनसे मोदी जी का संपर्क कराने वाले वो जो भी लोग हैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। और इन्होंने मोदी जी को ग्रूम करना शुरू कर दिया था। यस, मोदी ने डोभाल को ग्रूम नहीं किया है सर, डोभाल ने मोदी को ग्रूम किया है। और फिर मोदी रजीम में डोभाल का पहले एनएसए बनना और एनडीए 2 में डोभाल को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक फैसला था। और उस फैसले के, अच्छा, मोरारजी देसाई के जमाने में और आपके ये गुजराल आई के गुजराल जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे और इन लोगों ने मिलकर किस तरीके से रॉ को धोखा दिया और रॉ का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, और हमारे सारे अंडरकवर एजेंट जो पाकिस्तान में थे वो सब देवर ऑल कंप्रोमाइज्ड एंड देवर एलिमिनेटेड। उसके बाद सर किस तरीके से पिछले 10 सालों में वापस वो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये कहानी सब लोग जानते हैं सर, ये तो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना दुख व्यक्त किया है कि कैसे हमारे एजेंट्स को हमने वहां मरने के लिए छोड़ दिया था, और पिछले 10 सालों में ये वापस जो अपना नेटवर्क बिल्ड किया है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके नतीजे, और 10 साल एक ठीक ठाक पीरियड होता है सर, बिल्कुल, और वो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, वो नतीजे दिखाई भी दे रहे हैं। हमने तो केवल 2023 के साल का कैलेंडर बांचा और अच्छा खासा नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। अब बाबा जी देखिए, भारत के 2 अलगाववादी एंगल्स हैं। एक इस्लामी एंगल जिसमें हमने पाकिस्तान की ये टाइमलाइन बांची, हालांकि कहीं कहीं घालमेल भी है। दूसरा है खालिस्तानी अलगाववाद, सेपरेटिज्म। उसकी जो लॉन्चिंग धरती है वो कनाडा है। कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो निज्जर की हत्या हो, निज्जर की हत्या पे भी बवाल चल ही रहा था कि बीच में सुखी साहब निपट गए। तो क्या वहां भी भारत सरकार के ऊपर जिस तरीके से मुंह पलट के ट्रूडो ने आरोप लगा दिया और अब उसके सबूत इकट्ठा करने में उनकी ऐसी की तैसी हो रही है, वो सबूत इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं, तो जवानी जमा खर्च करके ट्रूडो क्या ये पाकिस्तान वाला जो अप्रोच है कि साहब बयाने दिए गए हैं या गैंगवार हो रही है, ऐसे ही कुछ निपट रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज देखें, अंतर कनाडा में और पाकिस्तान में एक अंतर है। हमने केवल 2023 का कैलेंडर बांचा और 8-9 नाम आपको गिनाए, लेकिन पाकिस्तान ने जो हर बात पर भारत को आरोप लगाता है, उसने कभी ये नहीं एडमिट किया कि हमारे इनको मारने में इंडिया का हाथ है या राने मार दिया। बिल्कुल नहीं, अज्ञात हमलावर आता है। लेकिन ट्रूडो साहब यहां पर कहां फंस गए साहब, उन्होंने बिना किसी सबूत के ये कैसे आरोप लगा दिया? तो ये यहां 2 चीजें साफ हो रही हैं कि भारत अब इस बात को लेके बर्दाश्त करने की बिल्कुल मूड में नहीं हो कि क्या तो खालिस्तानी आतंक या इस्लामी आतंक, इन दोनों पर जीरो टॉलरेंस ही है। अब ट्रूडो कहां फंस गया कि उन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया ऑफिशियली? सर सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि इस वक्त कनाडा में 9 बड़े गैंग्स हैं और वो 9 के 9 पंजाबियों के हैं। वो पंजाबी जो कि फर्स्ट जनरेशन पंजाबी हैं, वो सब हिंदुस्तान में वांटेड हैं, वो सब हिंदुस्तान में वांटेड हैं और फर्जी कागजात पे वहां जाकर कनाडा की नागरिकता लेकर बैठे हैं और वो ऑफिशियली कनाडा के नागरिक हैं। ट्रूडो की क्या राजनीतिक मजबूरियां ही आप जानते हैं कि उनकी सरकार जो है वो इन्हीं खालिस्तानियों के समर्थन पर टिकी हुई है। ठीक बात। ये एक तो जो वहां की जो क्रिमिनल गैंग्स का स्ट्रक्चर है, 9 गैंग्स हैं आपस में, इसके अलावा जो खालिस्तानी है, जो वो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल निज्जर, वो वहां के 10 गुरुद्वारों पर काबिज था, वो और उसका ग्रुप, और उन 10 गुरुद्वारों से लाखों $डॉलर का कलेक्शन, चढ़ावा हर महीने आता था। और इसके अलावा उनकी सारी एक्टिविटीज और गुरुद्वारे में आने वाले नए नए जो ये बच्चे गए हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास वहां रहने खाने तक का कायदे का ठिकान नहीं है, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं,
इनके द्वारा उनकी रिक्रूटमेंट, अनाप शनाप पैसा, उस पैसे की बंदर बांट को लेके उनका आपसी झगड़ा पहला। नंबर 2, उनके पास यूथ पहुंचता है और यूथ का रिक्रूटमेंट, उनको अपने इन्फ्लुएंस लेके उनका रेडिकलाइजेशन, ये पूरा जो नेक्सस चल रहा था। प्लस ये आपका इनका आपसी गैंगवार। तो सब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, उस गैंगवार का फायदा उठाते हुए उन गैंगस्टर जो कि खुद उनके नागरिक हैं, वहां पे सरकार नहीं बिकेगी पर ये गैंग्स बिक जाएंगे ना। तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने उन गैंग्स के द्वारा अपना काम करना शुरू किया है। ट्रूडो की समस्या यह है कि वो बहुत तेजी से अपने देश में अलोकप्रिय हो रहे हैं। G20 में जो उनकी छीछा लेदर हुई है, उससे उनका जो पॉपुलैरिटी वाला ग्राफ था वो और तेजी से नीचे गया है। तो ये तो उसका जो आरोप था वो तो सीधे सीधे अपने आप को पॉलिटिकली बचाने के लिए, अपनी गिरती हुई साख, गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए। आज तो ये दशा है कि कभी भी आपको ये खबर आ सकती है कि ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। आज उनकी जो वहां पे जो दशा है, उनकी अपनी पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ट्रूडो साहब को चले जाना चाहिए। तो सर ट्रूडो का बयान तो सर बड़ी हताशा, बड़ी निराशा में दिया गया बयान है। और उस बयान को तो खुद कनाडा में उनकी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है, ट्रूडो की अपनी पार्टी। हाँ, सीरियसली कौन लोग ले रहे हैं सर? एसजीपीसी के स्वर्ण मंदिर के जो जत्थेदार हैं, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली उस बयान को लिया है। भारत की सरकार ता सिखा ते अत्याचार कर दी है, ओ देखो साडे निज्जर भाजी नूं टपका दिता है उत्थे। सर ट्रूडो की अपनी पार्टी जिस चीज को सीरियसली नहीं ले रही, यहाँ पर बैठकर जो खालिस्तानी तत्व है ना, वो बहुत सीरियसली ले रहा है। उन्होंने भारत सरकार को कोसने, भारत सरकार को गरियाने का एक हथियार उनको मिल गया है। आपको मालूम है, स्वर्ण मंदिर के जत्थेदार साहब ने जो है बयान दिया आज से 3 दिन पहले, तो उनके बयान को पन्नू जैसे लोग सीरियसली ले सकते हैं। खुद कनाडा में कैनेडियन नागरिक सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए ट्रूडो के बयान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और ट्रूडो के कनाडा में जो भी काम कर रहे हैं वो गैंग्स कर रहे हैं। यही जो 9 पंजाबियों के गैंग्स थे, ये आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे, सबको निपटा देंगे। ठीक बात है। अच्छा, भारत ने उस आरोप को कितना महत्व दिया? हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ, भारत ने ट्रूडो के बयान को कितना महत्व दिया? जिस दिन उसने आरोप लगाया निज्जर को टपका दिया भारत की एजेंसी ने, उसके 2 दिन बाद उन्होंने सुक्खा को टपका दिया। आप बताइए ना, भारत ने कितना सीरियसली लिया है? बिल्कुल ठीक बात है। ट्रूडो तो अप्रासंगिक हो चुके हैं। अच्छा, आपने जब ये कहा ना कि भारत ने ट्रूडो के आरोप को कितना सीरियसली लिया, वो तो अपनी जगह है। शेष विश्व ने, आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड ने कितना सीरियसली लिया है। उन्होंने भी कोई ना सीरियसली नहीं लिया है, चाहे वो यूएस हो। ठीक है, यूएस का अपना तरीका है, वो एक हाथ जो है प्यार करता है तो दूसरे हाथ खोद भी देता है। खैर, ये जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती है। मैं अपने मूल भावना पर आपको जरा वापस ले आऊंगा। भारत की 2 समस्याएं अलगाववाद की, एक इस्लामी अलगाववाद, दूसरा खालिस्तानी अलगाववाद। जिस तरीके से दोनों फ्रंट पर भारत सरकार एक नए, जिसको कहते हैं ना, नए अप्रोच के साथ, वो कहीं दौड़ा के गोली मारते हुए नहीं दिखाई दे रही है, वो दौड़ा के कहीं पर कर्फ्यू लगा के और किसी ऑपरेशन जैसी कोई चीज करने के उसमें नहीं दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि रोज जो है वो सेना घूम रही है और मार रही है। लेकिन ये तो साफ समझ में आ रहा है कि अब भारत की देशी जमीन हो या विदेशी जमीन हो, विश्व में कहीं भी अगर वहां से भारत के खिलाफ
भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई आतंकवादी किसी मोड का या खालिस्तानी या इस्लामी अगर चलाया जाएगा तो भारत अपना काम वहां भी करा लेने में सक्षम है। ये एक नया अप्रोच है भारत का, जिसको अब देखा जा रहा है, जिस पर हम लोगों ने शुरुआती वीडियो भी किया था। जी सर, मोदी जी का वो बयान याद कीजिए कि 4 साल है, 4 साल देश का विकास करूंगा, 5वें साल राजनीति करूंगा। तो सर वो सिर्फ राजनीति नहीं, 5वें साल राजनीति करूंगा, 5वें साल कूटनीति करूंगा, 5वें साल विदेश नीति भी करूंगा। तो सर ये तो मोदी जी का पुराना कमिटमेंट है कि अभी 4 साल मुझे काम कर लेने दो, 5वें साल में बताऊंगा। और सर एक बात बताऊं, यहाँ पे आप तो अब तो कनाडा की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पंजाब की हालत बता रहा हूँ। जब से पन्नू के जो चंडीगढ़ वाली कोठी को सील किया है, तब से सर पंजाबियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं वहां पे, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उन सबको चिन्हित करके सबसे पहले उनका ओसीए कार्ड, वो जो इंडियन ओरिजिन के लोगों को जो कार्ड मिलता है, वो लोग जो कि अपनी नागरिकता वहां, हमारी भारतीय नागरिकता त्याग के जो कनाडा या अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, उनको एक कार्ड इशू करती है भारत सरकार। सबसे पहले तो वो कार्ड कैंसिल करने की बात हो रही है। और उनके वो, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी अब भारत सरकार तक हुई है कि उनके यहाँ के जो रिश्तेदार हैं, अगर आप यहां से पढ़ने गए हैं कनाडा में और वहां जाके आप खालिस्तान की तख्ती लेके खड़े हैं, तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ रहते हैं ना, पंजाब में, भारत में। अब आना बेटा तुम उनसे मिलने। हैं तो देखिए, जब तक थोड़ा सा सख्ती नहीं होगी, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी नहीं होगी ना, तब तक ये मानने वाले नहीं है। और पन्नू की जब से ये कोठी सील हुई है तब से, और एनआईए ने सर 50 जगह छापे मारे हैं, पिछले 3 दिन की बात बता रहा हूं, 50 जगह छापे मारी। और लोग बता रहे हैं कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ खालिस्तानी गैंगस्टर्स और जो गैंगस्टर्स है उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। अभी तो सर शुरुआत हुई है, आगे आने वाले समय में देखिएगा आप क्या क्या होता है। तो भारत सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। ठीक बात है। और ये जो कुछ मोडस ऑपरेंडी दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल एक मिलिट्री स्टाइल में, मिलिट्री में जब कहीं मुठभेड़ होती है बाबा जी, तो करते क्या है, इलाके को घेर लेते हैं, एक मकान जहां आतंकवादी छुपे होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और मिलिट्री उस ऑपरेशन के शुरुआत में करती क्या है, इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है और उसके सारे सप्लाईज काटती है, बिजली काट देती है, पानी काट देती है, आने जाने का राशन जो है उसका सिस्टम खराब कर देती है, और उसके बाद वेट करती है। तो मुझे लग रहा है कि पहले चाहे वो कनाडा हो, आतंक ये खालिस्तानी मूवमेंट के अलगाववाद के लिए, या इस्लामी आतंकवाद की जो जड़ है जो पाकिस्तान से शुरू होती है, इन दोनों जगह प्योर मिलिट्री स्टाइल में भारत अब अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। ये अलग बात है कि न मिलिट्री सामने दिख रही है, न कोई ऑपरेशन होते हुए दिख रहा है, अज्ञात आ रहे हैं हमलावर और मार के चले जा रहे हैं। बहरहाल भारत के लिए शुभ है, और न सिर्फ शुभ है बल्कि ये सार्थक भी इसलिए है। जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोले। आपने इधर सोशल मीडिया देखा होगा, पर आप असल में आप बैठे हैं लखनऊ में, मैं बैठा हूं इसमें पंजाब में। इसमें सोशल मीडिया एक खास किस्म की वीडियो से भरा हुआ है। हर तीसरी वीडियो एक ही आ रही है, कनाडा मत भेजो, कनाडा मत भेजो, ऑस्ट्रेलिया मत भेजो, न्यूजीलैंड मत भेजो अपने बच्चों को, यहाँ पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे बच्चियों से ऐसा ऐसा हो रहा है, उनका देह शोषण हो रहा है, बच्चे वहां पे देखो बेरोजगारी है, वहां भूखे मर रहे हैं, एक हफ्ते में 1 पीस ब्रेड खा के गुजारा कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ना सर, ये पहले एक का दुख का कोई महीने में 1 वीडियो आती थी, आजकल ऐसी 1 महीने में, एक रोज प्रतिदिन 10 से 15 वीडियोज आ रही हैं।
क्योंकि मैं तो, आपको मालूम है, मैं तो सोशल मीडिया को तो बहुत, मैं तो एकदम जैसे थर्मामीटर लगा के नापा जाता है, मैं तो रोज नापता हूँ ना, दिन में 3 बार बुखार चेक करता हूँ। सोशल मीडिया का बुखार मैं दिन में 3 बार चेक करता हूँ। पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 150 वीडियोज आई हैं जिसमें कनाडा में बैठे हुए लोग ये अपील कर रहे हैं, और सरदार जी लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज अपने बच्चे मत भेजो, अगर भेजना है तो कम से कम 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर भेजो, या अपने बच्चे को 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना वहां से भेजते रहो। यहाँ पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और लड़कियां बेचारी जो है, बच्चियां, उनका शोषण हो रहा है। ठीक सर, ये अचानक ये वीडियो अचानक 3 दिन में बढ़ क्यों गई? सर, अटैक कहां हो रहा है आप समझ रहे हैं? सर, कनाडा की इस वक्त सबसे बड़ी कमाई जो है ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से है, और भारत सरकार ने उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कनाडा की जो सबसे बड़ी कमाई थी, विच इज सेट टू बी $4 बिलियन, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट के बराबर है। सर, उस 4 बिलियन पे, सर, उस 4 बिलियन पे उंगली रख दी है भारत सरकार ने। मैंने वही तो कहा, जब मैंने किसी आतंकी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात की, तो जब मैंने कहा इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद सप्लाईज काटी जाती हैं, बिजली, पानी, राशन, वो सब, तो ये वही तरीका है। और एक पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज सफलता के साथ चलाई जा रही है, आप कह सकते हैं विदाउट मिलिट्री। तो ये एक जो नई रणनीति है भारत की, वो न सिर्फ भारत की जमीन से आतंक को समाप्त करने में सफल हो रही है, बल्कि उनके लॉन्चिंग पैड और उनकी जहां नाल गड़ी है, जहां से उन्हें मदद मिलती है, जहां से उनको सुरक्षित तरीके से लगातार प्रोत्साहन मिलता है, वहां भी काम हो रहा है। और कहते हैं ना कि किसी चीज का या किसी बीमारी का जड़ से इलाज तब होता है जब उसके रूट कॉज पर हमला किया जाए। ऐसा नहीं है कि फोड़ा हुआ है तो ऊपर से मैक्सेल बांध के और सप्लाई कर दीजिए। देशी में कहावत है, फोड़ा तब तक नहीं सूखेगा जब तक उसकी खील यानी जड़ तरेर के और बाहर नहीं निकाल दी जाएगी। मुझे लगता है कि भारत अपने उसी मिशन पे है और बड़ी कामयाबी के साथ है। बाबा जी, ये जी बाबा जी, आपने समय दिया और इस पर चर्चा की। दर्शक अब बताएंगे कि आज की चर्चा कैसी रही। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे दूं कि मुझे लगता है कि बाबा जी के यहाँ थोड़ा सा नेट की समस्या है, तो दर्शकों आपको आवाज में यानी ऑडियो में कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे गेस्ट इतने अवेलेबल होते हैं, दूर भले बैठे हों, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हम आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत जल्दी हम इसको भी दूर कर लेंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं ऑडियो में जरूर एक ग्लिच आया है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कितनी असुविधाओं के बीच अभी उनके यहाँ वाईफाई पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हमने काम चलाऊं वाईफाई लेके बाबा जी को अवतरित कराया है आज प्रारंभ पर, एक अच्छे खासे अरसे के बाद, एक अच्छे गैप के बाद। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, इसी के साथ आज की हमारी चर्चा कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आगे कैसी चर्चाएं आप देखना हमसे पसंद करेंगे। इसी के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।